हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे टॉपिक वाइज। दोस्तों, फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इन्वायरमेंट है, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी तक किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं और हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या भी हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स कवर हो जाएं और जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस बन के आते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए, तैयार हो जाए, उसके एक एक टॉपिक्स तैयार हो जाएं जिनसे भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से एनालाइज करते जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है दोस्तों। तो देखिए, तो दोस्तों चलिए हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ये ओजोन क्षरण के लिए है। रियो शिखर सम्मेलन में पर्यावरण और संधारणीय विकास। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन उपशमन या व अनुकूलन। हमारे अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित करना है। जिसमें दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छ विकास तंत्र। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरीन युक्त यौगिकों की चरणबद्ध समाप्ति। पेरिस समझौता राष्ट्रीय रूप से विनिश्चित योगदान अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुए किगाली संशोधन में HFC के उपयोग में 2040 के दशक के उत्तरार्ध तक निम्नलिखित में से किस सीमा तक कमी करने का विचार किया गया है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 80 से 85%। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई किगाली संशोधन में HFC के उपयोग में 2040 के दशक के उत्तरार्ध तक 80 से 85% तक कमी करने का विचार किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCF की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिकारों और दाखिलों को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। 1987 में किया गया यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये भी आप लोग नीचे देख लिया करिए कि ये हम लोग किस सन का किस पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सही मिलान होगा हेलोन के खपत और उत्पादन को नियंत्रित करना। क्योटो प्रोटोकॉल का दोस्तों हो जाएगा उत्सर्जन व्यापार जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन। दोस्तों इसका हो जाएगा क्लियरिंग हाउस सोलर मैकेनिज्म। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छ सस्ती ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा क्या है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 40% से अधिक। दोस्तों विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा 40% से अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से समझौते अभी समय प्रोटोकॉल सदस्य राष्ट्रों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं। तो दोस्तों नंबर 1 इसमें ए दिया गया है जैविक
विविधता अभिसमय, बी है क्योटो प्रोटोकॉल, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डी है पेरिस समझौता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली ए सी। वह समझौते अभिसमय प्रोटोकॉल्स जो राष्ट्रों या पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं, जैविक विविधता अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिनकी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत और उत्पादन किस निम्नलिखित में से कम होगी। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 0.3 किलोग्राम। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। पृथ्वी की ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से उनके उपभोग को खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर वैश्विक समझौता दोस्तों 1987 में हुआ। इस प्रोटोकॉल के तहत एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिनकी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों के प्रति खपत व्यक्ति खपत और उत्पादन 0.3 किलोग्राम से कम होगी। हमारे अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो हमें इसका सही मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सही मिलान है, सूची 1 में प्रोटोकॉल या समझौता योजना दिया गया है, सूची 2 में उसका प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सही मिलान है वो है ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करना। पेरिस समझौता का है दोस्तों वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, और सी दिया गया है जलवायु कार्य योजना। इसका सही हो जाएगा दोस्तों समेकित संसाधन प्रबंधन। और क्योटो प्रोटोकॉल का दोस्तों सही मिलान है उत्सर्जन व्यापार। हमारा अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। गौरतलब है कि इस प्रोटोकॉल पर विश्व के 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दोस्तों 3 पैनल आते हैं, वैज्ञानिक आकलन पैनल और प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल। हमारा अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत की चरणबद्ध रूप से समाप्त करना। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसी वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका भी बी ऑप्शन से हो जाएगा ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना। हमारा अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सहलाभ से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की दर को सफलतापूर्वक धीमा किया है। एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर में प्रकाशित एक नए शोध से पता चला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से आज वैश्विक तापमान में काफ़ी कमी हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने न केवल ओजोन परत को बचाया है बल्कि इसने ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर दिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्योटो प्रोटोकॉल या समझौते की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग पर अधिक प्रभाव पड़ा है। क्योटो समझौते को विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जहां क्योटो समझौते के तहत की गई कार्यवाही में सदी के मध्य तक तापमान में केवल 0.12 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कौन ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान करता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत को नाइट्रस ऑक्साइड से सबसे ज़्यादा खतरा है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि।
परंतु विकल्प में नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर विकल्प CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ दोस्तों सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसमें ये कौन सा प्रोटोकॉल किस सन में आया था ये बताया गया है। एक तरफ सन दिए गए हैं और एक तरफ हमारे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 1987 में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट अमेरिका में, तो ये 1974 में दोस्तों आया था। वाइल्ड लाइफ यानी कि प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, संसद में पारित एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये 1981 में आया था। और जैव विविधता का कन्वेंशन लागू होना ये 1993 में। दोस्तों साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता सम्मेलन, ये स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। जैव विविधता अभिसमय पर किसके दौरान हस्ताक्षर किया गया था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। जैव विविधता अभिसमय पर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान हस्ताक्षर किया गया था। यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। इस सम्मेलन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता दी गई कि जैव विविधता का संरक्षण मानव जाति की एक सामान्य चिंता है और यह विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। समझौते में सभी पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों को शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जैव विविधता अभिसमय के मुख्य लक्ष्य हैं। ए दिया गया है जल संसाधनों का संरक्षण, बी है जैव विविधता का संरक्षण, सी है झूम कृषि का संवर्धन, डी है जीव विज्ञानी घटकों के संधारणीय उपयोग, ई है आनुवंशिकी संसाधनों से उत्पन्न लाभों का समुचित और समान वितरण। तो दोस्तों इसके डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि केवल बी, डी और ई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के क्षरण हेतु प्रमुख कारक है। तो ए है भू उपयोग और सागर उपयोग में परिवर्तन, बी है अम्लीय वर्षा, सी है जीवों का प्रत्यक्ष दोहन, डी है जलवायु परिवर्तन, ई है ओजोन क्षरण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल ए, सी, डी, केवल ए, सी और डी, यानी कि भू उपयोग और सागर उपयोग में परिवर्तन ये प्रदूषण है, और जीवों का प्रत्यक्ष दोहन पर्यावरण क्षति और जलवायु परिवर्तन दैवीय आपदा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को उसका तर्क यानी कि आर कहा गया है। तो दोस्तों इसका अभिकथन दिया गया है जैव ऊर्जा के उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अधिकांश उत्सर्जन सूची और जलवायु प्रभाव अध्ययनों को पारंपरिक रूप से अपवर्जित किया गया है। और दोस्तों इसका तर्क या कारण दिया गया है जैव ऊर्जा से संबद्ध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम होते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन नागोया उपसंधि या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा जैव विविधता से। दोस्तों नागोया उपसंधि या प्रोटोकॉल 24 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में संयुक्त राष्ट्र देशों ने जेनेरिक संसाधनों की भागीदारी पर समझौता किया। जंगलों, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए नागोया में वर्ष 2010 में यह ऐतिहासिक संधि हुई थी। 193 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रदूषण को रोकने, वनों और समुद्री जीवन की रक्षा करने तथा संरक्षण के लिए जमीन एवं जल संसाधन अलग करने तथा मत्स्यन का सही प्रबंधन करने का फैसला किया। संधि के अनुसार जैविक विविधता को बचाने के लिए 17% भू क्षेत्र और 10% समुद्र की सुरक्षा करनी है ताकि जैव विविधता का विस्तार हो सके। भारत ने भी नागोया संधि को स्वीकार किया है। यह संधि आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके प्रयोग से होने वाले फायदों को निष्पक्ष और समान भागीदारी की बात करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में प्रयोग की जाने वाली कुल प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा हिस्सा जैव संहति यानी कि बायोमास से उत्पन्न होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 32%। दोस्तों बायोमास नवीकरणीय, कार्बन उदासीन व व्यापक रूप से उपलब्ध है। बायोमास दृढ़ ऊर्जा प्रदान करने में भी सक्षम है। देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% अभी भी बायोमास से प्राप्त होता है और देश के 70% से अधिक आबादी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बायोमास पर निर्भर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो नंबर 1 है अफ्रीका, नंबर 2 है एशिया, नंबर 3 है यूरोप, नंबर 4 है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2 4 3 1। वर्ष 2009 में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम है दोस्तों। सबसे नंबर 1 पे है एशिया, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप और फिर अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ओजोन परत का संरक्षण। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सतत विकास के लक्ष्य हैं, जैसे कि लैंगिक निष्पक्षता, जलवायु संबंधी पहल और अंतर्वर्ती जलीय जीवन। ओजोन परत का संरक्षण सतत विकास लक्ष्य नहीं है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था, जिसमें ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार कारकों के उत्पादन को क्रमशः समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष की 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सहलाभ हैं? तो ए दिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी है पेरिस समझौता, डी है जैव विविधता संबंधी अधिसमय और ई है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल ए सी डी ई, जैव विविधता संबंधी अभिसमय। ये दोस्तों सतत विकास लक्ष्य 15 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोनिंग विविधता। जैव विविधता संरक्षण कहाँ से? जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। चूँकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास का स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता संरक्षण में जेनेटिक स्पीशीज इकोतंत्र विविधताओं को सम्मिलित किया गया है, लेकिन क्लोनिंग विविधता को शामिल नहीं किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका नंबर 1 है, पारिस्थितिक तंत्र जैवीय एवं अजैवीय दोनों ही प्रकार के घटकों को समाविष्ट करती है। नंबर 2 है, सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन की प्रमुख शक्ति है। नंबर 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है। चौथा है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी कोई उत्पादकता नहीं होती है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 2। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सत्य कथन निम्न है। पारिस्थितिकी तंत्र जैवीय एवं अजैवीय दोनों ही प्रकार के घटकों को समाविष्ट करती है। सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन की प्रमुख शक्ति है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है, जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है, जो उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। दोस्तों इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक अच्छे से ख़त्म हो गए हैं, और इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग अपना इन्वायरमेंट पूरा ख़त्म कर देंगे, और साथ ही हमारा जो न्यू बुक है यानी कि वॉल्यूम 2 है वो कवर करना स्टार्ट कर देंगे।